Greetings everyone, my name is KS Deepak and I welcome you all in the Shield IS episode of the Hindu News Analysis. So चलिए देखते हैं कौन से आर्टिकल्स हैं that we are going to explain today. So the first article is on NEP. So यहाँ पर बात करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर. ये जो NEP जो आया था 2020 में वो स्टिल भी काफ़ी सिग्निफिकेंट है, वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है. सो उसे कहीं ना कहीं डिकोड करने की कोशिश करेंगे, उसके जो नुआंसेस हैं बारीकियों में समझने की कोशिश करेंगे. NEP का मकसद क्या है, उससे पहले हिस्टोरिकल कॉनोटेशंस को समझेंगे, एज वेल एज NEP से क्या क्या चेंजेस ला रहे हैं वो भी समझेंगे और चैलेंजेस भी समझेंगे. सो ऑल दिस थिंग्स वुड बी इन आवर फर्स्ट आर्टिकल. The second article is related to UAPA, that is Unlawful Activities Prevention Act. So यहाँ पर बात करेंगे अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट क्या है. यहाँ पर UAPA में अनलॉफुल एक्टिविटीज़ का मतलब क्या है, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ का मतलब क्या है, क्या क्या क्राइटेरियाज हैं, क्या क्या इश्यूज़ हैं रिलेटेड टू UAPA, एज वेल एज जो रिपोर्ट है PUCL के थ्रू उसे भी कहीं ना कहीं डिकोड करने की कोशिश करेंगे ताकि जो स्टैटिस्टिक्स है वो कहीं ना कहीं आप कोड कर पाए इन योर मेन आंसर, एंड दैट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू गाइस. सो दैट थिंग्स वुड बी इन आवर सेकंड आर्टिकल. द थर्ड आर्टिकल इज रिलेटेड टू स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण. सो यहाँ पर जो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण है दैट इज रिलेटेड टू स्वच्छ भारत मिशन. सो जो स्वच्छ भारत मिशन है वो भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि भारत मिशन क्या है. इसमें दो फेसेस हैं, दैट इज दी रूरल फैक्शन एज वेल एज दी अर्बन फैक्शन. उसे समझने की कोशिश करेंगे किस मिनिस्ट्री के अंदर कौन सा काम आता है, क्या क्या चेंजेस हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं. ऑल दोस एस्पेक्ट्स वुड बी इन आवर थर्ड आर्टिकल. द फोर्थ आर्टिकल इज रिलेटेड टू मालदीव्स. तो यहाँ पर समझेंगे कि मालदीव्स इंपॉर्टेंस क्यों रखता है, क्यों चाइना और इंडिया हर वक्त अपनी जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है वो बरकरार करना चाहता है, उसे इंक्रीज करना चाहता है इन मालदीव्स. मालदीव्स का सिग्निफिकेंस क्या है, ऑल दोस एस्पेक्ट्स वुड बी इन आवर फोर्थ आर्टिकल. द फिफ्थ आर्टिकल इज रिलेटेड टू द रैशनल बिहाइंड द रेसिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट. जो रिसेंटली जो रेस हो रहे हैं इंटरेस्ट रेट जो कि RBI कर रहा है या फेडरल बैंक कर रहा है USA का, ये क्यों हो रहा है और इसके कारण क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, ऑल दोस एस्पेक्ट्स विल बी ट्राइंग टू डिकोड इन आवर फिफ्थ आर्टिकल. And as usual, the sixth one is on the quiz of the day. So let's start with the first one, that is on the national education policy. अब जैसे मैंने कहा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी केम इन 2020 में आया था और 2 साल हो चुके हैं, बट इवन दो आफ्टर दैट यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि स्टिल अनरिजॉल्व हैं. सो देखते हैं बेसिक एस्पेक्ट्स को पहले समझते हैं, स्टार्टिंग विद द की प्रिंसिपल्स ऑफ NEP. क्या क्या थे मकसद बिहाइंड दिस NEP. सो लेट्स सी. The first aim or the first aspect of NEP was to respect the diversity and the local context. जो local context है, जो local languages हैं, उस पर emphasis देने की बात की गई है under this NEP. Second is the equity and inclusion. यहाँ पर blind equality नहीं but equity को emphasis दिया जा रहा है. यहाँ पर inclusion, हर एक section disadvantage हो advantage section हो doesn't matter, हर एक section से जो students है वो कहीं ना कहीं आए education sector से जुड़े, and that was the aim of NEP. The third principle is of community participation. So उसके लिए जो philanthropists हैं, जो private players हैं, जो public players हैं, जो civil liberties हैं, सब प्लेयर्स को कहीं ना कहीं लाने के और उनको कहीं ना कहीं एजुकेशन सेक्टर से जोड़ने की बात की गई है अंडर दिस NEP. द नेक्स्ट एस्पेक्ट इज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी का यूज़ क्यों, क्योंकि काफ़ी सारे बैरियर्स हैं जो कि कन्वेंशनल लर्निंग में आप देखते हो. फॉर एग्जांपल लैंग्वेज बैरियर है और भी काफ़ी सारे बैरियर्स हैं जो कि आप ट्रेडिशनल लर्निंग में आपको काफ़ी सारे बैरियर्स क्रिएट होते हैं, और उन बैरियर्स को ओवरकम करने के लिए वी कैन यूज़ टेक्नोलॉजी, और इसीलिए टेक्नोलॉजी इज़ एन इम्पॉर्टेंट पिलर अंडर दिस NEP. नेक्स्ट प्रिंसिपल इज एम्फेसिस ऑन कंसेप्चुअल लर्निंग. कंसेप्चुअल लर्निंग के लिए कहीं ना कहीं पढ़े, एग्जाम पास करने के लिए नहीं, रट्टा मारने के लिए नहीं, बट उन टॉपिक्स को समझने के लिए पढ़े. सो दैट इज समथिंग दैट NEP इज टेलिंग. द नेक्स्ट एडवांटेज और द नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ NEP इज द यूनिक कैपेबिलिटीज दैट इट इज एक्सेप्टिंग. सो यहाँ पर वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हर एक बच्चा जो है उनकी कैपेबिलिटीज़ अलग हैं, उनके रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, इसीलिए उनके जो जजिंग क्राइटेरियाज हैं, जो असेसमेंट क्राइटेरियाज हैं वो भी अलग होनी चाहिए, एंड दैट इज समथिंग दे हैव रिटर्न इन दी NEP. द नेक्स्ट एस्पेक्ट इज द क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी. इसके साथ साथ कंटिन्यूस रिव्यू. सो यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग में वो कहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर डिस्कस किया कि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को समझें, क्रिटिकल लर्निंग को समझें, डिसीजन मेकिंग जो एबिलिटी है उसे करने कहीं एम्फसाइज करने की बात की गई है अंडर दिस NEP. और ये सब चीज़ों को कहीं ना कहीं हम लोग को इम्प्लीमेंट करना है, एंड दीज आर वेरी कॉम्प्रिहेंसिव थिंग्स. और उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए वी वांट टू हैव अ कंटिन्यूस रिव्यू मैकेनिज्म. रिव्यू मैकेनिज्म होना चाहिए, एक रीट्रेटिव मैकेनिज्म होना चाहिए, ताकि फर्स्ट बार जब आप इंप्लीमेंट करो वहाँ पर कुछ शॉर्टकमिंग्स हो, कुछ फ्लॉज हो, तो उसे ओवरकम करने के लिए, उसे आयरन आउट करने के लिए यू नीड टू हैव अ रीट्रेटिव मैकेनिज्म.
एंड दैट इज समथिंग द NEP इज प्रोवाइडिंग। अब देखते हैं प्रिंसिपल्स को समझने के बाद कि हिस्टोरिकल कॉन्टेशंस क्या क्या है। सो NEP के काफ़ी सारे हिस्टोरिकल कॉन्टेशंस स्टार्टिंग विद 1948-1949। 1948-49 में देयर वाज दिस यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। इसके बाद 1952-53 में देयर वाज द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। देन 1964-66 में देयर वाज दिस कोठारी एजुकेशन कमीशन। देन केम द फर्स्ट NPE, दैट इज द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन इन 1968। उसके बाद 1976 में देयर वाज द 42nd CAA। 42nd CAA से क्या हुआ? सो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो एजुकेशन का जो सब्जेक्ट है वो हम लोग ने कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया। दैट मीन्स स्टेट एलिजिबल जो यूनियन है वो उस पर लॉ बना सकते हैं। सो दैट वाज डन इन द 42nd CAA। इसके बाद इन 1986 जो NPE है, NPE का सेकेंड वर्जन आया। उसके बाद 1992 में again a refined version of NPE happened, and in 2016 there was this Subramaniam committee report. Then in 2019 came the Kasturi Ranjan committee report. So यहाँ पर जो NPE है, sorry, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020, that was a result of this Kasturi Ranjan committee report. With that अब देखते हैं क्या क्या changes NEP ला रहे हैं। So first change, the basic change that NEP is trying to bring is a change in the academic structure. जो जनरली जो कन्वेंशनल एकेडमिक स्ट्रक्चर है दैट इज 10+2, क्लास 1 से क्लास 10 तक, उसके बाद क्लास 11 से क्लास 12। अब ये जो स्ट्रक्चर है 10+2 उसे चेंज करके उसे तोड़ा जा रहा है अंडर दिस न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर। सो क्या है न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर? न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम लोग ने 10+2 को चेंज कर दिया है। सो लेट्स सी कौन से चेंजेस है। द फर्स्ट स्टेज इज द फाउंडेशनल स्टेज, सबसे नीचे का स्टेज। यहाँ पर हम लोग क्या करें, यहाँ पर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, यहाँ पर प्ले बेस्ड लर्निंग, जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है उसे प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है इन द फाउंडेशनल स्टेज। देन उसके ऊपर वी आर हैविंग प्रिपरेटरी स्टेज, जहाँ पर आपके जो कन्वेंशनल वे ऑफ थिंकिंग है उसे चेंज कर आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, क्रिटिकल लर्निंग, कंसेप्चुअल लर्निंग, उसे कहीं ना कहीं इनकलकेट करने के लिए वी आर प्रिपेयरिंग यू बाय द एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और इंटरेक्टिव रूम लर्निंग। देन उसके बाद मिडिल स्टेज आता है जहाँ पर यू आर हैविंग एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, आपकी जो क्यूरियोसिटी है उससे कहीं ना कहीं एनहांस करने के लिए एक्सपेरिमेंटल लर्निंग इज डन इन द मिडिल स्टेज। देन उसके बाद उसे एम्फेसाइज करने के लिए, उसे कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट करने के लिए इन सेकेंडरी स्टेज यू आर हैविंग मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडीज़। यहाँ पर जनरली जो देखते हैं हम लोग साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स, इस कहीं ना कहीं जो डिवीजन है उसे कहीं ना कहीं चेंज करके मल्टीलैटरल सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल आप साइंस के साथ हो सकते हैं आप साइकोलॉजी लो या कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट लो या आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट लो, वैसे ही आर्ट्स के जो बच्चे हैं वो साइंस के भी कोई सब्जेक्ट ले सकते हैं। सो ये जो इंटरकनेक्टिविटी है दैट इज समथिंग दैट आर ट्राइंग टू ब्रिंग इन द सेकेंडरी स्टेज। सो विद दैट अब देखते हैं और कौन से दूसरे चेंजेस हैं। सो वन ऑफ द बेसिक चेंज इज अ चेंज इन द एकेडमिक स्ट्रक्चर, जहाँ पर मैंने कहा कि जो 10+2 स्ट्रक्चर है उसे चेंज करके वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग 5+3+3+4। इसके साथ साथ द बेसिक चेंज, द वेरी बेसिक चेंज इज दैट द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं उन्हें रीनेम कर अभी कहते हैं हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। यहाँ पर सिर्फ नाम ही नहीं बदला गया, एट द सेम टाइम ये बदलने का जो एम्फोसिस है, जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि जो नया मिनिस्ट्री है दैट वुड बी स्ट्रीमलाइनिंग इट्स वर्क, स्ट्रीमलाइनिंग इट्स मैन पावर ऑन एजुकेशन। इसके साथ साथ और कौन से चेंजेस हैं? द मल्टी स्ट्रीम, जैसे मैंने कहा यहाँ पर इन दी सेकेंडरी स्टेज वी आर हैविंग मल्टी लेवल एबिलिटी, मल्टीलैटरल जो सब्जेक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं हम लोग ले सकते हैं। साइंस के साथ आर्ट्स के सब्जेक्ट, आर्ट्स के साथ साइंस के सब्जेक्ट, कॉमर्स के कोई सब्जेक्ट, ये कहीं ना कहीं ला पा रहे हैं। सो मल्टी स्ट्रीम इज समथिंग दैट NEP इज ट्राइंग टू प्रमोट। इसके साथ साथ डाइल्यूटेड बोर्ड्स, डाइल्यूटेड बोर्ड्स मतलब जो जनरली जो बोर्ड एग्जाम्स है सब का जो एम्फेसिस होता है, सबका जो ध्यान रहता है वो बोर्ड एग्जाम्स पास करने, बोर्ड एग्जाम्स में कहीं ना कहीं मार्क्स स्कोर करने के लिए रहते हैं। और इसे कहीं ना कहीं चेंज करने के लिए समझने की जो क्राइटेरिया है, जो कंसेप्चुअल लर्निंग है उसे कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस देने के लिए ये जो बोर्ड एग्जाम्स है उसमें जो इंपॉर्टेंस है वो हम लोग घटा रहे हैं और जो कंटिन्यूस इवैल्यूएशन है उसे कहीं ना कहीं एम्फेसिस दे रहे हैं। द नेक्स्ट इशू इज ऑफ मल्टीलैंग्वेज। यहाँ पर हम लोग मल्टी लैंग्वेलिज्म जो है उसे कहीं ना कहीं एम्फेसिस दे रहे हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज पे नहीं बट 3 लैंग्वेजेस पे एम्फेसिस दे रहे हैं और जो बेसिक लैंग्वेज होगा, जो मदर टंग होगा वो क्लास 8 तक रहना चाहिए। सो दैट इज समथिंग दैट NEP इज टेलिंग। इसके साथ साथ बैगलेस डेज, यहाँ पर जो डेज हैं, जो बच्चे हैं वो भारी भारी बैग और जो बर्डन है बुक्स में उसमें कहीं दब जाते हैं, वो कंसेप्चुअल जो लर्निंग है, जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो कहीं ना कहीं इनकलकेट नहीं कर पाते हैं और उसको लाने के लिए वी आर ऑल्सो प्रमोटिंग बैगलेस डेज। इसके साथ साथ और कौन से एस्पेक्ट्स हैं? द नेक्स्ट एस्पेक्ट इज दैट वी वुड बी हैविंग एन
सैट लाइक कॉलेज टेस्ट, जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, वो कंडक्ट करेंगे एक कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो कि ट्वाइस अ ईयर होगा. फॉर एग्जाम्पल द रीसेंट CUSET इज अ रिजल्ट ऑफ दिस ओनली. As well as we are having multiple entry, multiple exit bachelor program. For example, bachelors में generally क्या होता है, आप एक बार घुसते हो and after the bachelors you get the degree of engineering or various other degrees. और इसमें अगर आप बीच में छोड़ देते हो so you get nothing. और इसे चेंज करने के लिए multiple entry, multiple exit. For example, अगर आप 4 साल के कोर्स में एनरोल होते हो और आपने 2 साल कोर्स किया and you way back and you go back और आप ड्रॉप आउट करके फिर उसके बाद 2 साल के बाद आ रहे हो, सो देन यू कैन कंटिन्यू दैट. और इसके लिए क्या है, जो क्रेडिट्स हैं आपके, जितने भी क्लासेस आप करते हो उसके हिसाब से जो क्रेडिट्स हैं वो आपके क्रेडिट बैंक में कहीं ना कहीं क्रेडिट हो जाएंगे. और आप लेटर स्टेज में जब आप कंटिन्यू करना चाहोगे तो जहाँ से आप छोड़े हो वहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हो. सो दैट इज समथिंग दैट द 4 years बैचलर्स वी आर ट्राइंग टू इनकम. एज वेल एज देयर इज नो एफिलिएशन. नो एफिलिएशन का मतलब ऑटोनॉमी लाने के लिए, एजुकेशन सेक्टर में आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग लाने के लिए सब जो नए नए यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सिर्फ कॉमन यूनिवर्सिटीज़ या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एफिलिएट ना हो, वो अपने हिसाब से अपने तरीके से एजुकेशन को प्रमोट करे. सो इसीलिए एफिलिएशन जो है उसे कम करने की बात की गई है. एज वेल यहाँ पर जो फ़ी कैपिंग है उससे भी हम लोग क्या कर रहे हैं, कैप कर रहे हैं. जो फ़ी है उसे भी कैप कर रहे हैं. जब हम लोग एफिलिएशन रोकेंगे तो यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स काफ़ी सारे आएंगे. तो प्राइवेट प्लेयर्स सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ओरिएंटेड काम ना करें, उसके लिए और एफोर्डेबिलिटी बरकरार रखने के लिए क्या करें हम लोग, जो फी स्ट्रक्चर है उसे कैप करने की बात की गई है अंडर दिस NEP. इसके साथ साथ गोइंग ग्लोबल का मतलब जितने भी जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपने जो इंस्टीट्यूशंस है उसकी जो ब्रांचेस है वो इंडिया में भी खोलें ताकि उनकी जो आउटरीच है और हमारी जो आउटरीच है वो बढ़े. दैट इज समथिंग द NEP इज ट्राइंग टू ब्रिंग. अब देखते हैं कि क्या क्या इश्यूज़ हैं. हम लोग ने देख लिया कि एम्फेसिस क्या है, एम क्या है, क्या क्या करना चाहते हैं, क्या क्या कर रहे हैं, बट इसमें इश्यूज़ क्या है वो देखते हैं. सो द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इशू इज़ द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया. इम्प्लीमेंटेशन जो है वही सबसे मुश्किल है क्योंकि ये एक कॉम्प्रिहेंसिव एरिया है और जो डाइवर्सिटी है इंडिया का दैट इज़ ऑल्सो ह्यूज. इसके कारण जो इम्प्लीमेंटेशन है दैट इज़ एन अपहिल टास्क. द सेकेंड चैलेंज इज दैट द इंडियाज एजुकेशन सेक्टर इज अंडर फंडेड. फंड्स जो है वो काफ़ी कम है. फंड्स कम होने के साथ साथ काफ़ी सारे ब्यूरोक्रेटाइज भी हैं, काफ़ी सारे रेड टेप्स भी हैं. इसके कारण जो इंडियन एजुकेशन है उस सेक्टर को चेंज करने में या रिफॉर्म्स लाने में काफ़ी मुश्किल होती है. द थर्ड इशू इज दैट NEP वुड बी लार्जली हिंजिंग ऑन द एक्सटेंट ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स. क्यों? क्योंकि वी हैव सीन कि जो 42nd CA उसके बेसिस पर जो एजुकेशन है, एजुकेशन वाज इन द कॉन्करेंट लिस्ट में ला दिया गया था. और जब आप कॉन्करेंट लिस्ट में लाते हो दैट मीन्स स्टेट एज वेल एज सेंटर दोनों रूल्स बना सकते हैं. और इंडिया इज इन डाइवर्स कंट्री और यहाँ पर अगर स्टेट और सेंटर के बीच में कॉपरेशन ना हो तो जो NEP है उसको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल हो जाएगा. द नेक्स्ट इशू इज द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर. यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि द वन ऑफ द प्रिंसिपल वाज इंक्लूसिवनेस या इक्विटी. और इक्विटी और इंक्लूसिवनेस में प्राइवेट सेक्टर का भी एक मेजर रोल है. क्यों मेजर रोल है? क्योंकि अगर आप देखो तो मेजर जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर 70% जो कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस हैं वो प्राइवेट प्लेयर्स के हैं. और अगर प्राइवेट प्लेयर्स ही नहीं चाहेंगे कि इंक्लूसिवनेस हो तो वहाँ पर बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी. सो दैट इज़ वाई रोल ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स इज़ वेरी क्रूशियल. द नेक्स्ट चैलेंज इज दी अगेन फाइनेंशियल एबिलिटी. जो फाइनेंशियल एबिलिटी है, जब आप इतना कॉम्प्रिहेंसिव जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कहीं ना कहीं करना चाह रहे हो, पूरे देश में करने चाह रहे हो एंड जहाँ पर आप टेक्नोलॉजी लाना चाह रहे हो, काफ़ी सारे चेंजेस जो कि सालों से चलते आ रहे हैं उसे कहीं ना कहीं रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हो. सो इट हैज़ टू हैव अ वेरी ह्यूज फाइनेंशियल कैपेबिलिटी. फाइनेंशियल जो कैपेबिलिटी है वो ह्यूज होता है. और यहाँ पर एज आई टोल्ड कि जो एजुकेशन सेक्टर है वो अंडर फंडेड है एज वेल एज ब्यूरोक्रेटाइज भी हैं और इसके कारण चेंजेस लाने काफ़ी सारे मुश्किल हैं. So these are one of the basic challenges that the NEP is facing. With that clarity, now let's move to our next article that is on UAPA. अब जो UAPA है, what is UAPA? UAPA is the Unlawful Activities Prevention Act. और UAPA के जो बेसिक चीज़ें हैं that I have already discussed in our 23rd September video. जहाँ पर UAPA का मकसद क्या है, UAPA कैसे फॉर्म किया गया था, उसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं, all those aspects I have declared. एज वेल एज मैंने ये भी डिस्कस किया था कि यहाँ पर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ का मतलब क्या होता है. यहाँ पर जो आप डेजिग्नेट करते हो, जो आप कहते हो कि अच्छा ये ऑर्गेनाइजेशन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है या ये पर्सन जो है वो टेररिस्ट है, तो आप किस बेसिस पर उसे डेजिग्नेट करते हो, वो पैरामीटर्स को भी मैंने डिस्कस किया था. इसके साथ साथ आई ऑल्सो डिस्कस कि UAPA में जो चेंजेस लाए गए हैं बाय दी अमेंडमेंट वे बैक इन 2019 उसमें क्या क्या चेंजेस थे और क्या क्या इश्यूज़ हैं.
For example, the issue of vague definition of terrorist act, as well as the denial of bail or the state overreach, and these are the things that I have discussed already. I have discussed in our 23rd September video. So please refer to the video here so that you have a very good understanding. अब इस पे बिल्डअप करते हैं. अब बात करते हैं जो PUCL का जो रिपोर्ट है उसमें क्या क्या बेसिक्स हैं. सो यहाँ पर ये जो रिपोर्ट है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ताकि आप सब्सटैंशिएट कर पाओ आपके मेंस के आंसर्स. सो लेट्स सी सम ऑफ द इन्फोग्राफिक्स. सो फर्स्ट graph is showing the top 15 states where NIA, the National Investigation Agency, has invoked UAPA और जो टाइम रेंज है 2009 से लेकर 2022 तक. सो इस डेट रेंज में, इस टाइम रेंज में 15 स्टेट्स अगर आप देख रहे हो जहाँ पर NIA ने इन्वोक किया है, NIA ने UAPA लगाया है, सो वहाँ पर सबसे टॉप में आता है दिल्ली with Jammu and Kashmir and Punjab in the second and third number. Then the next chart is showing the top 10 most commonly invoked UAPA offenses. अगर आप देखो UAPA offenses में काफ़ी सारे offenses हैं, वहाँ पर किस बेसिस पर, किस offense के बेसिस पर अगर आप सबसे ज़्यादा UAPA चार्ज करो, अगर आप वो देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो केसेस हैं that is based on section 18. और सेक्शन 18 क्या है? इट इज़ रिलेटिंग टू पनिशमेंट फॉर कॉन्स्पिरेंसी. कॉन्स्पिरेंसी के बेसिस पर, मतलब आपको एक्ट करने की जरूरत नहीं है, बट अगर उनको लगे कि आप एक्ट करने जा रहे हो देन दे कैन चार्ज यू विद UAPA. और जैसे हम लोग ने डिस्कस किया, अगर आप UAPA एक बार इन्वोक हो जाए, UAPA आपके ऊपर चार्जशीट में लग जाए, देन बेल मिलना भी मुश्किल है. सो दीज आर सम ऑफ द बेसिक एग्जाम्पल्स. अब देखते हैं और क्या है. अगर आप देखोगे ओवर द ईयर्स 2009 से लेकर 2022, irrespective of the political party, please remember we shouldn't restrict ourselves to a political party. यहाँ पर आप देखोगे 2002 से 2022 तक अगर आप एवरेज नंबर ऑफ केसेस पर ईयर अगर निकालोगे, सो 2022 में इट हैज़ राइज टू अराउंड 24 केसेस पर ईयर, और बीच में तो इन 2018-2019 इट हैज़ इवन रीच 46 या 45 केसेस पर ईयर. सो दिस इज द एक्सटेंट ऑफ द केसेस दैट दे आर यूजिंग. देन अगर आप यहाँ पर ये भी देखोगे UAPA के ऑफेंसेस में अगर आप देखोगे कि क्या नो इंसिडेंट रिपोर्टेड केसेस हैं या इंसिडेंट रिपोर्टेड है, सो वहाँ पर जो मेजर रिपोर्ट्स हैं, मेजर जो केसेस जहाँ पर UAPA लगाया जा रहा है वहाँ पर तो इंसिडेंट रिपोर्टेड ही नहीं है. वहाँ पर जो स्टेट है या जो पुलिस है वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, वो वहाँ पर कोई इंसिडेंट रिपोर्ट ही नहीं हुआ. अराउंड 64% ऑफ द केसेस वैसे हैं जहाँ पर इंसिडेंट रिपोर्ट ही नहीं हुआ. मतलब वो सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 18 के बेसिस पर, मतलब कॉन्स्पिरेंसी के बेसिस पर आपको चार्ज कर रहे हैं, और एक बार चार्ज हो जाए तो वहाँ पर आपको निकलना भी मुश्किल है, बेल मिलना मुश्किल है. लेट्स सी सम अदर स्टैटिस्टिक्स. यहाँ पर दिस चार्ट इज शोइंग कि 2015 से 2022 तक, 2020 तक NCRB जो है, NCRB के डाटा के बेसिस पर कौन से स्टेट ने सबसे ज़्यादा UAPA यूज़ किए. सो यू सी द लार्जेस्ट स्टेट, द बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट एस्पेक्ट इज फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू एंड कश्मीर में सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ था. आफ्टर दैट मणिपुर, झारखंड, आसाम एंड उत्तर प्रदेश इज देयर. देन इफ यू सी कि अगर कन्विक्शन रेट अगर देखो कि नंबर ऑफ पर्सन और कन्विक्शन रेट अगर कंपेयर करोगे UAPA का और IPC का, अगर आप कंपेयर करो तो UAPA का जो कन्विक्शन रेट है दैट इज ओनली 2.8%, जबकि जो UAPA है, सॉरी IPC है, इवन दो IPC में भी काफ़ी सारे क्राइम्स है, उसमें कॉग्निजेबल क्राइम्स में अगर आप देखो तो वहाँ पर भी 22.19% है कन्विक्शन रेट. सो यहाँ पर जो कन्विक्शन रेट है, कन्विक्शन रेट कम है. क्या मतलब इसका? मतलब ये कि अगर आपने 100 लोगों को अगर अरेस्ट किया है अंडर दिस UAPA, सो उनमें से 97 या 98 लोग जो हैं वो रिहा हो जाते हैं, वो छूट जाते हैं क्योंकि उन्होंने कोई क्राइम ही नहीं किया. बाकी जो 2 लोग हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हें कन्विक्ट किया जाता है, उन्हें सजा दिया जाता है. सो ये जो बाकी के 98 लोग हैं वो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बेकार में उन्हें मेंटल हैरेसमेंट हुआ है, फिजिकल हैरेसमेंट हुआ है. सो दैट इज समथिंग दिस स्टडी इज शोइंग. So with that clarity, now let's move to another aspect that is on the Swachh Sarvekshan Gramin. अब जैसे मैंने कहा Swachh Sarvekshan Gramin is something which is coming out of the Swachh Bharat mission. So even though Swachh Bharat mission काफ़ी पुराना मिशन है, but it is a very important mission. So let's see. Swachh Bharat mission कब लॉन्च हुआ था? It was launched by the Prime Minister Narendra Modi in the year 2014. So 2 अक्टूबर 2014 में ये मिशन लॉन्च किया गया था, और लॉन्च करने के 5 सालों के अंदर इंडिया वाज डिक्लेयर्ड ओपन डेफिकेशन फ्री. इवन 5 साल के अंदर ही ओपन डेफिकेशन फ्री किया गया था, एंड इट वाज डिक्लेयर्ड इन द 2 अक्टूबर 2019. देन जैसे मैंने कहा स्वच्छ भारत अभियान के 2 फेसेस हैं. देयर इज दिस अर्बन फैक्शन एंड दी रूरल फैक्शन, जिसे हम लोग ग्रामीण एस्पेक्ट कहते हैं. सो जो अर्बन फैक्शन है वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर आते हैं. जबकि जो रूरल एस्पेक्ट है वो कौन सा मिनिस्ट्री देखता है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति.
देन अब देखते हैं कौन से एडवांटेजेस है स्वच्छ भारत अभियान के। सो काफ़ी सारे एडवांटेजेस, लेट्स सी सम ऑफ दिस एडवांटेजेस। सो फर्स्ट एडवांटेज इज द क्लीनलीनेस एंड टूरिज्म। जब आप सफाई पे ध्यान देते हो, जब आप क्लीननेस को प्रमोट करते हो, सो यू प्रमोट टूरिज्म ऑल्सो। यू आर ट्राइंग टू चेंज द इमेज ऑफ इंडिया दैट द फॉरेनर सी। सो उस इमेज को चेंज करने की कोशिश किया जा रहा है और जो टूरिज्म है उसे प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। जब क्लीनलीनेस प्रमोट करते हो, सो यू ऑल्सो हैव अ वेरी गुड हेल्थ। जब आपका हेल्थ अच्छा होता है, सो यू ऑल्सो इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। और इसके साथ साथ सोशल अवेयरनेस भी आप बढ़ाते हो। और जब आपको सोशल अवेयरनेस बढ़ाना है, क्लीननेस लाना है, तो आपको टेक्नोलॉजी जो है, जो कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी है, उससे आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। सो आप यू गो फॉर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। जब आप टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर रहे हो, सोशल अवेयरनेस हाई है, टूरिज्म प्रमोट कर रहे हो, हेल्थ अच्छा है, प्रोडक्टिविटी अच्छा है, सो इट इज़ ऑटोमेटिकली अफेक्टिंग द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसे अट्रैक्ट करता है, उसे इंक्रीज करता है। So this is how the cleanliness or the Swachh Bharat Abhiyan is connected to every facets of the economy. With that clarity, now let's move to our next article that is on Maldives. अब यहाँ पर ये देखना ज़रूरी है कि मालदीव्स कहाँ पर है। So let's see the basic aspects. मालदीव्स है कहाँ? So Maldives is in the Indian Ocean, down from India. मालदीव्स यहाँ पर है इंडियन ओशन में, और it is basically made up of एटोल्स। ये पूरा जो आइलैंड है, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है और ये एटोल से बना हुआ है विद इट्स कैपिटल इन माले। दैट इज समथिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड। अब देखते हैं कि मालदीव्स में हर एक कंट्री क्यों स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस जो है, डेप्थ जो है वो बढ़ाना चाहता है। चाइना भी अपने स्ट्रेटेजिक डेप्थ बढ़ाना चाहता है, इंडिया भी बढ़ाना चाहता है, यूएस भी बढ़ाना चाहता है। सो क्यों है? सो लेट्स सी द सिग्निफिकेंस ऑफ मालदीव्स। सो फर्स्ट सिग्निफिकेंस क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन। ये लोकेशन जो है दैट इज ऑफ इंपॉर्टेंस। क्यों? क्योंकि ये इंडियन ओशन में है, जहाँ पर चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के थियरी के थ्रू वहाँ पर अपना जो हेजमनी है वो बढ़ाना चाहते हैं। एज वेल एज इंडिया भी अपना चाहते हैं, इंडिया भी अपने नेवल फोर्सेस को बरकरार करना चाहता है। अपने जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वहाँ पर इंडिया नहीं चाहते कि कोई दूसरा कंट्री वहाँ पर आए। एज वेल एज चाइना इज ऑल्सो देयर, जापान इज ऑल्सो देयर, यूएस इज ऑल्सो देयर। सो ये जो सब प्लेयर्स हैं सब चाहते हैं कि यहाँ पर एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ बरकरार है, उनकी जो स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वो कहीं ना कहीं वो बढ़ाते रहे, अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है वो कहीं ना कहीं बढ़ाए, और इसीलिए मालदीव्स का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। सेकेंड इज द इंक्रीजिंग प्रेजेंस ऑफ चाइनीज नेवल शिप्स। सो यहाँ पर जैसे मैंने कहा, यहाँ दिस इज कमिंग अंडर द स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिया। इंडिया के लिए ये एक नाइबर एरिया है, इट इज़ इन द इमीडिएट नाइबरहुड। और जब आप देखते हो कि चाइनीज नेवल शिप्स जो है वहाँ पर एंटी पायरेसी ऑब्जर्वेशन के नाम पर वहाँ पर अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं, वहाँ पर अपने डिप्लॉयमेंट बना रहे हैं। सो इट इज़ गोइंग अगेंस्ट, सो इट इज़ चैलेंजिंग दी इंडिया सिक्योरिटी। इंडिया का जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो चैलेंज कर रहे हैं। द थर्ड इशू इज दी डेप्थ ऑफ मालदीव्स। अगर आप मालदीव्स का डेप्थ देखोगे, एक्सटर्नल डेप्थ देखोगे, पर्टिकुलरली इन द ईयर 2018, सो वहाँ पर 70% ऑफ इस एक्सटर्नल डेप्थ वाज फ्रॉम चाइना। सो इसके कारण क्या हो रहा है, जो डिपेंडेंस है वो कहीं ना कहीं चाइनीज़ इकोनॉमी के ऊपर है, चाइनीज़ गवर्नमेंट के ऊपर है। और अगर चाइनीज़ गवर्नमेंट चाहे तो वो मालदीव्स के पॉलिसीज़ को ट्वीक कर सकता है इन देयर प्रेफरेंस। द फोर्थ इज दैट इट इज़ द मेंबर ऑफ सार्क। ये मेंबर है सार्क का, और सार्क का मेंबर इंडिया भी है। तो इंडिया को चाहिए कि इंडिया शुड बी हैविंग अ वेरी गुड टाइज विद मालदीव्स, ताकि सार्क में उनका जो कहना है, उनका जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं बढ़ाते रहे। नेक्स्ट एस्पेक्ट इज द इंक्रीज ऑफ रेडिकलाइजेशन। राइट विंग पॉलिटिक्स जो है वो हर एक कंट्री में, बट एट द सेम टाइम मालदीव्स में हम लोग रेडिकलाइजेशन भी देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट मी कोट यू, अगर आप देखोगे कि सीरिया में जो इस्लामिक स्टेट कहीं ना कहीं जब उनके सैल्यूट, उनके जो हाईएस्ट पॉइंट में था, तो वहाँ पर वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ फॉरेन फाइटर्स जो जा रहे थे इन सीरिया, दैट वाज फ्रॉम मालदीव्स, अगर आप पर कैपिटा के हिसाब से देखोगे तो। सो यहाँ पर इट इज शोइंग कि हाउ रेडिकल द इकोनॉमीज, कितना रेडिकलाइजेशन है जो कि इकोनॉमी के अंदर और सोसाइटी के अंदर क्रीप कर चुका है। The last issue is that we share economic as well as cultural and linguistic ties. हम लोग की जो इकोनॉमी है, जो लिंग्विस्टिज्म है, जो कल्चर है, वो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छे से रिलेटेड है, काफ़ी अच्छे कॉपरेशंस हैं हमारे, काफ़ी अच्छे टाइज हैं जो कि काफ़ी हिस्ट्री से रिलेटेड हैं। सो यहाँ पर बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स इंडिया और जो मालदीव्स हैं वो क्लोज रिलेशंस रखते हैं। सिर्फ और सिर्फ यही नहीं, डिप्लोमेटिक स्पीयर में भी इंडिया और मालदीव्स की जो लीडरशिप है वो काफ़ी क्लोज है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया वॉज वन ऑफ द फर्स्ट नेशंस to accept or to recognize it in its independence way back in 1967. So 1965 में जब मालदीव्स को इंडिपेंडेंस मिला था, सो इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया था मालदीव्स को, और ये जो रिकॉग्निशन है इट इज़ अ वेरी ह्यूज स्टेप दैट वी डू इन डिप्लोमेटिक स्पीयर्स। सो दिस इज शोइंग हाउ क्लोज द टाइज ऑफ मालदीव्स एंड इंडिया इज। With that, now let's move to our next article that is on the rationale behind raising interest rates. So यहाँ पर फर्स्ट चीज जो आपको समझना है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट रेट्स एंड इन्फ्लेशन।
सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट्स? सो इन्फ्लेशन मतलब आपकी जो प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो चेंज होते हैं, जबकि इंटरेस्ट रेट्स मतलब क्या कि जब आप पैसा लेते हो बैंक से जो लेते हो तो बैंक जो चार्ज करते हैं ऑन द अमाउंट दैट यू बोरोड उसको क्या कहते हैं? इंटरेस्ट रेट्स। सो देखते हैं इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स कैसे रिलेटेड है और कैसे डिफरेंट है। सो अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है सो इंटरेस्ट रेट्स क्या होता है? इंटरेस्ट रेट्स घटता है। जब इंटरेस्ट रेट जो है वो घटेगा सो व्हाट वुड हैपन कि जो बोरोइंग कैपेसिटी है, बोरो करने की क्षमता जो है वो बढ़ेगा, आप और ज़्यादा बोरो कर सकते हो। जब और ज़्यादा बोरो कर सकते हो तो आप क्या कर सकते हो? आप खर्च भी ज़्यादा कर सकते हो। सो खर्च ज़्यादा करने का मतलब जो डिमांड है वो भी बढ़ेगा। डिमांड बढ़ने का मतलब आप खर्च ज़्यादा कर रहे हो, दैट मीन्स जो मनी सर्कुलेशन है इकोनॉमी में वो भी बढ़ेगा। और इसके कारण क्योंकि डिमांड बढ़ रहा है, आपकी कैपेसिटी भी बढ़ रही है, आप ज़्यादा खर्च कर पा रहे हो, तो जो डिमांड है डिमांड बढ़ेगा। डिमांड बढ़ने के कारण जो प्राइसेस हैं गुड्स एंड सर्विसेज के वो बढ़ेंगे। एट द सेम टाइम अगर इंटरेस्ट रेट्स के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो सीधा उल्टा होगा। अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन जो है वो घटेगा। इन्फ्लेशन घटना मतलब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ना मतलब आपकी जो बोरोइंग कैपेसिटी है, बोरोइंग की जो क्षमता है वो कहीं ना कहीं घट जाएगा। सो बोरोइंग बिकम्स एक्सपेंसिव। जब बोरोइंग एक्सपेंसिव हो जाते हो तो आप खर्च नहीं करते हो, आप सेव करते हो, तो जो डिमांड है गुड्स एंड सर्विसेज का वो घट जाएगा। डिमांड घटने का मतलब आप खर्च नहीं कर रहे हो, आप सेव कर रहे हो, दैट मीन्स मनी सर्कुलेशन है मार्केट में वो घटेगा। जब ये सब घटेंगे तो जो आपके प्राइसेस हैं गुड्स एंड सर्विसेज के वो भी घटेंगे। एंड द एग्जैक्ट ऑपोजिट हैपेंस व्हेन इट डिक्रीजेस। दैट इज समथिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड। अब इसको समझने के बाद आप देखते हैं कि एज ऑफ नाउ जो आरबीआई करते आ रहा है वो क्या है। सो दिस डिपिक्शन इज शोइंग द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ व्हाट वी आर डूइंग टुडे। सो इसके ऑपोजिट एस्पेक्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पर अभी क्या कर रहे हैं आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा रहे हैं। सो फर्स्ट आरबीआई इज इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट्स। जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाते हैं तो जो बोरोइंग कैपेसिटी है वो घट जाता है, बोरोइंग बिकम्स एक्सपेंसिव। सो यहाँ पर जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहे हो तो इन्वेस्टमेंट जो है आप खर्च करना नहीं चाहोगे, सो इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंपनीज वो डिक्रीज। इसके साथ साथ जब क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं तो आप क्या कर रहे हो? आपकी जो सेविंग्स है आप सेविंग्स बढ़ाने की कोशिश करते हो, आप खर्च नहीं करते हो। सो जो स्पेंडिंग है स्पेंडिंग घटता है और सेविंग्स जो है वो बढ़ता है। जब सेविंग्स बढ़ा रहे हो आप स्पेंड जो है वो खर्च नहीं कर रहे हो, इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, तो जो मनी सर्कुलेशन है मनी सर्कुलेशन घटेगा। एज वेल एज जो डिमांड है गुड्स का वो भी घटेगा। जब डिमांड घट रहा है, सप्लाई और डिमांड मान लीजिए दो हैंड्स हैं, डिमांड घट रहा है सप्लाई ज़्यादा है, इसके कारण क्या होगा? जो प्राइसेस है प्राइसेस घट जाएंगे। सो increase in the interest rates is decreasing the prices of the goods, and that is what the RBI is trying to do as of now. With that clarity, now let's see the aspects of gold prices and interest rates. अब गोल्ड प्राइसेस जो हैं और इंटरेस्ट रेट्स जो हैं उससे कैसे रिलेशन है, क्योंकि जब भी फेडरल बैंक जो है यूएसए के वो जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाते हैं तो जो गोल्ड के जो रेट है इंडिया में वो भी चेंज होता है। सो लेट्स सी हाउ इट इज़ रिलेटेड। सो जो गोल्ड रेट्स हैं और जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो कहीं ना कहीं एक सीसो से रिलेटेड है। दैट मीन्स इट इज़ हैविंग नेगेटिव कोरिलेशन। जब एक बढ़ता है दूसरा घटता है, और जब दूसरा बढ़ता है पहला वाला घटता है। सो लेट्स सी व्हाई इट हैपेंस। सो लेट्स सी फर्स्ट व्हेन इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीजेस, जब रेट जो है वो बढ़ता है तो क्या होता है? सो जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ता है सो दिस बोरोइंग बिकम्स एक्सपेंसिव, बोरोइंग जो है वो एक्सपेंसिव हो जाते हैं। सो जब बोरोइंग एक्सपेंसिव हो जाते हैं सो यू वॉन्ट गो फॉर इन्वेस्टमेंट, आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो, आप सेविंग्स करते हो। और जो गोल्ड है दैट इज द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, आप इन्वेस्टमेंट करते हो गोल्ड में। सो जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जा रहे हैं तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो। इन्वेस्टमेंट नहीं करने का मतलब जो गोल्ड है वहां पर आप प्राइस नहीं लगाते हो। जब गोल्ड पे डिमांड घटेगा दैट मीन्स द प्राइसेस ऑफ द गोल्ड वुड ऑल्सो गो डाउन। दैट इज व्हेन द इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीजेस। जब इंटरेस्ट रेट्स घटेगा तो क्या हुआ? इंटरेस्ट रेट जब घटता है तो आपकी जो क्षमता है बोरो करने की वो बढ़ जाते हैं। सो यू बोरो मोर, यू इन्वेस्ट मोर। जब इन्वेस्ट करते हो तो सबसे अच्छा तरीका जो है, सेफ हेवन जो है, दैट इज द गोल्ड। जो गोल्ड को क्या कहते हैं? गोल्ड को कहते हैं हम लोग सेफ हेवन ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो गोल्ड में ज़्यादातर लोग इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो जो गोल्ड की जो डिमांड है डिमांड बढ़ जाती है। जब सप्लाई और डिमांड में डिमांड बढ़ जाती है सो द प्राइसेस ऑफ द गुड्स आल्सो इंक्रीजेस। सो बिकॉज ऑफ द फॉल इन द इंटरेस्ट रेट्स द रेट ऑफ द गोल्ड प्राइसेस इंक्रीजेस। सो जब एक बढ़ता है दूसरा घटता है। दैट इज समथिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर जब भी हम लोग गोल्ड रेट्स की बात करते हैं वी टॉक अबाउट यूएस के डॉलर्स, वी टॉक अबाउट दी फेडरल बैंक का रेट्स के बारे में। हम लोग जब फेडरल बैंक में जो रेट्स हैं, जो यूएस की जो फेडरल बैंक है, जब वो रेट्स बढ़ाते हैं घटाते हैं तो इंडिया में जो गोल्ड है उसकी जो रेट्स हैं वो फ्लक्चुएट होते हैं। व्हाई इज दैट? क्यों हम लोग पाउंड या स्टर्लिंग से रिलेट नहीं करते हैं? द रीज़न भी इसकी जब भी हम लोग गोल्ड ट्रेड करते हैं, गोल्ड ट्रेड में जो प्रीडोमिनेंट ट्रेड है वो हम लोग यूएस डॉलर्स में करते हैं।
और इसके वजह से जब यूएस डॉलर्स में कौन सबसे ज़्यादा ट्रेड करेगा, फेडरल कोर्ट, जो वहाँ के कोर्ट हैं, यूएस के कोर्ट हैं। तो यूएस के कोर्ट जब भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाते हैं घटाते हैं, सो इट इज़ हैविंग द इम्पैक्ट ऑन द गोल्ड रेट्स इन इंडिया. That is something that you should understand with this. With that clarity, now let's see the quiz of the day. So the first question is related to the small finance banks, but the second question is related to the unified payment interface. Both these questions are previous year questions. So please try to attempt these questions, and as usual ये जो questions हैं इनके answers along with the explanations would be provided to you in the form of PDF, जिसका जो link है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. एज वेल एज जो पीपीटी है जिसके ऊपर मैंने एनालिसिस किया, दैट ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ यू वुड गेट इन द टेलीग्राम ग्रुप, एंड द लिंक ऑफ विच वुड बी इन द वीडियोस डिस्क्रिप्शन. सो इफ यू हैवंट जॉइन्ड आवर टेलीग्राम ग्रुप, प्लीज डू जॉइन. With that, I hope today's analysis was beneficial for you guys. We'll be working hard for you guys, but at the same time, work hard, study hard, but most importantly, stay safe. We're doing the same for you guys. See you tomorrow.